पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of digital signal processing. In today's lecture we are going to discuss the second part of the third unit, that is finite word length effects. अब बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ही फिजिकल सिग्निफिकेंस वाला टॉपिक है। आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में यू विल गेट अ क्वेश्चन, दैट टू अ थियोरेटिकल वन। लकीली अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो न्यूमेरिकल भी मिल सकता है, बिकॉज न्यूमेरिकल इज वेरी इजी कंपेयर टू दी अदर न्यूमेरिकल्स ऑफ दी थर्ड यूनिट विच इज बेसिकली दी विंडोइंग टेक्निक। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं ये फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट्स हैं क्या। तो देखो, हम सभी लोग जानते हैं, आप लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ चुके हो, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ चुके हो। जब आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो यू रिक्वायर रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में यू स्टोर दी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 8 बिट का रजिस्टर है, बहुत ध्यान से समझेंगे। आपके पास एक 8 बिट का रजिस्टर है और आपको जो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो 10 बिट्स की है। इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टोर अ 10 बिट इंफॉर्मेशन इन 8 बिट इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो 8th बिट पर राउंड ऑफ करके बाकी सभी, भाई जैसे आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो 2.345, अगर आप इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो आप इसको 2.34 या 2.35 व्हाटएवर जो भी रूल है वैसे आप लिखते हो, राइट। यहां पर भी अगर आपके पास एक 8 बिट का रजिस्टर है और आपके पास 10 बिट की इंफॉर्मेशन आई है तो आप उसको 8 बिट पर स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी या ट्रंकेशन करना पड़ेगा। या तो राउंड करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, या तो ट्रंकेट करना पड़ेगा। ये 2 प्रोसेस हैं जो हमें करने पड़ सकते हैं। अब इस यूनिट का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो यूनिट 3 के फर्स्ट पार्ट में हम विंडोइंग टेक्निक पढ़ के आए। विंडो फंक्शन मेरा क्या करता था, मेरा विंडो क्या करता था, आपके एक इनफाइनाइट सीक्वेंस को, IIR सीक्वेंस को एक FIR सीक्वेंस में, फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करता था। विंडो मेरे फंक्शन को ट्रंकेट ही तो कर रहा था, हमने डिस्कस किया था। रेक्टेंगुलर विंडो केवल इस रीजन पर ट्रंकेट कर देगा एंड सो ऑन। तो मेरा विंडोज जो काम कर रहा है वो राउंडिंग ऑफ या ट्रंकेशन या अप्रोक्सीमेशन का ही काम कर रहा है। मेरे इनफाइनाइट रिस्पॉन्स को वो फाइनाइट बना रहा है, या आप ऐसे कह सकते हो कि एक इनफाइनाइट सीक्वेंस को वो फाइनाइट बना रहा है, राइट। एक इनफाइनाइट सीक्वेंस को मेरा विंडो फाइनाइट सीक्वेंस में कन्वर्ट कर रहा था। अब इस अप्रोक्सीमेशन में 100% पॉसिबिलिटी है कि एरर आए, ऑब्वियसली आ सकती है। अब देखो, पहले हम जनरल समझेंगे कि एरर कैसे आ सकती है, फिर हम फिल्टर के रिस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में समझेंगे कि ये एरर हमें क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स कर सकती है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और आई विल ट्राई टू कवर द एंटायर पार्ट इन अ सिंगल लेक्चर। आपको सिर्फ सुन लेना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हार्डली 1 घंटे में आपकी यूनिट 3 का पूरा सेकेंड पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। चलो, अगर मैं ट्रंकेशन या अप्रोक्सीमेशन की बात करूं तो ये सभी कुछ सबसे पहले मेरा ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन से ही शुरू हुआ है। ये सब आप पहले जानते हो। अगर मेरे पास एक एनालॉग सिग्नल है और मुझे इसको डिजिटल में करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं 2 प्रोसेस का इस्तेमाल करता हूं, एक सैंपलिंग करता हूं और एक क्वांटाइजेशन करता हूं। सिग्नल में भी मैंने सैंपलिंग के बारे में बताया था। अब सैंपलिंग का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। मैं सिर्फ आपको उतना पार्ट बताऊंगा जितना आपके लिए जरूरी है। मेरे पास एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है जो अलग अलग हर टाइम पर सिग्नल डिफाइन है। तो सैंपलिंग में मैं क्या करता हूं, मैं कुछ इंस्टेंट सेलेक्ट कर लेता हूं, कुछ सैंपल्स के इंस्टेंट सेलेक्ट करता हूं। तो जब मैं एक्स एक्सिस पर अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं तो मैं सैंपलिंग करूंगा, बट एक्स एक्सिस के साथ साथ मुझे वाई एक्सिस पे यानी कि एम्पलीट्यूड पर भी कुछ अप्रोक्सीमेशंस करने पड़ते हैं। तो वाई एक्सिस या मेरा जो एम्पलीट्यूड का अप्रोक्सीमेशन है, एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेशन, यही मेरा क्वांटाइजेशन कहलाता है। आप डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे। वैसे आप इस सेमेस्टर में आप डीकॉम पढ़ चुके हो, ठीक है ना।
क्वांटाइजेशन इज नथिंग बट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वाई एक्सिस टर्म्स या एम्पलीट्यूड। इसको अगर मैं और साधारण भाषा में या लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो मान लीजिए मैं आपसे बोलूं मैंने ये कुछ इंस्टेंट्स सेलेक्ट किए, ये कुछ मैंने इंस्टेंट्स सेलेक्ट किए और मैं यहां पर सैंपल निकालना चाह रहा हूं और मान लीजिए ये मेरा सिग्नल है, मैंने मान लिया ये मेरा सिग्नल है, ठीक है ना। तो मेरे जो सैंपल्स एग्जिस्ट करेंगे वो यहां पर एग्जिस्ट करेगा, यहां पर एग्जिस्ट करेगा, यहां पर एग्जिस्ट करेगा, यहां पर तो यही है एंड सो ऑन, यहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो मैं क्वांटाइजेशन में करता क्या हूं, मान लीजिए इस पॉइंट पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहां पर है 0.3 और मैंने कहा है कि मैंने अप्रोक्सीमेशन या क्वांटाइजेशन लेवल सेट किया है 0.5। मैं ब्लू लाइन से मार्क कर देता हूं, मान लीजिए ये 0.5 है, ये -0.5 है, ये -1 है, ये 1 है। ये मैंने ब्लू लाइन से अप्रोक्सीमेशन क्वांटाइजेशन लेवल सेट कर दिए। तो जब मैं इस सिग्नल को डिजिटलाइज करूंगा तो 0.3 तो मेरा क्वांटाइजेशन लेवल है नहीं, तो मुझे 0.3 को क्या अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, मुझे 0.3 को 0.5 पर अप्रोक्सीमेट करके ले जाना पड़ेगा। तो जब मैं 0.3 को अप्रोक्सीमेट करके 0.5 पे ले जा रहा हूं तो देयर इज अ चेंज ऑफ 0.2 यूनिट्स। आप देख रहे हो जो एम्पलीट्यूड मेरा 0.3 था सैंपल्ड वर्जन में, जब मैंने क्वांटाइज किया तो उस 0.3 को मैं 0.5 पे ले गया ना। इतना बेसिक आप समझ रहे हो। तो टेक्निकली स्पीकिंग मैंने 0.2 का एम्पलीट्यूड वेरिएशन कर दिया, एक्चुअली में जो नहीं होना चाहिए था, बट सिंस मुझे एनालॉग से डिजिटल जाना है तो मैं 0.3 से 0.5 का अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं। बात समझ रहे हो। अब ये जो 0.2 का डिफरेंस आया इसी को मैं क्वांटाइजेशन एरर बोलता हूं, समझिएगा। इसी को बच्चों में क्वांटाइजेशन एरर या आप अभी कम्युनिकेशन में देखोगे इसको क्वांटाइजेशन नॉइज भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक सिग्नल एक्सेंट डाला कहां पर, क्वांटाइजर पे, क्वांटाइजर वो ब्लॉक होगा जो आपका क्वांटाइजेशन करेगा और मेरे को आउटपुट पे मिल गया x सैंपल्ड n। ये मेरा क्वांटाइज्ड सिग्नल है, इसको कुछ लोग XQN भी लिखते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, मैं x बार से लिख रहा हूं, ठीक। अब आपने खुद देखा कि यहां पर एरर इंट्रोड्यूस हुई है, 100% एरर इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो एरर यहां पर आपको कितनी दिख रही है, 0.2 यूनिट्स की। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। तो 100% xn को जब मैंने x बार n में किया तो कुछ एरर इंट्रोड्यूस हुई होगी। मैं एरर फंक्शन को en बोल रहा हूं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एरर फंक्शन निकालिए तो एरर फंक्शन विल बी xn डिफरेंस x सैंपल्ड n। ये मेरा एरर फंक्शन देगा, ऑब्वियसली क्लियर है, एरर फंक्शन देगा। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज पे एरर डायरेक्टली बता देता हूं। क्वांटाइजेशन जब हम करते हैं तो क्वांटाइजेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं। आपके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो फाइनाइट वर्ड लेंथ सीक्वेंस दिया हुआ है। तो फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट्स क्या है, फाइनाइट वर्ड लेंथ करने के लिए मैंने जो अप्रोक्सीमेशंस किए उनका मेरे फिल्टर के डिजाइन पर जो इफेक्ट आएगा दैट इज फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट, ठीक है। आप समझ रहे हो। ये इफेक्ट क्या है, बेसिकली यही जो एरर इंट्रोड्यूस हुई है। अब ये इफेक्ट आए किसकी वजह से, क्वांटाइजेशन की वजह से। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं क्वांटाइजेशन के, एक राउंडिंग और एक ट्रंकेशन। ये दो प्रोसेस हैं जिससे हम क्वांटाइजेशन करते हैं और दोनों ही केसेस में एरर इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि Q इज द क्वांटाइजेशन स्टेप साइज। अब आप बोलोगे सर स्टेप साइज क्या है, तो स्टेप साइज क्या है बेटा, देखो दो क्वांटाइज्ड लेवल के बीच का जो डिफरेंस है दिस इज योर स्टेप साइज। इसके लिए ये स्टेप साइज है, यहां पर ये स्टेप साइज है, यहां पर ये स्टेप साइज है। तो हम जनरल केस में वी आर नॉट डिस्कसिंग क्वांटाइजेशन इन डिटेल, वी आर डिस्कसिंग ओनली द इफेक्ट्स ऑफ क्वांटाइजेशन या फाइनाइट वर्ड लेंथ ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ माई फिल्टर, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा ब्रीफ जानना जरूरी है।
तो अगर Q मेरा क्वांटाइजेशन स्टेप साइज है तो राउंडिंग में मेरा जो एरर आता है उसका लिमिट होता है -Q/2 से दिस एरर फंक्शन लाइज फ्रॉम Q/2। ये ध्यान रखेंगे, आप लोकल बुक देखोगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, आपने इतना याद रखना है, राउंडिंग में ये एरर का रेंज है और ट्रंकेशन में ये एरर का रेंज है। दिस इज द रेंज ऑफ द एरर इन राउंडिंग एंड ट्रंकेशन। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्वांटाइजेशन नॉइज पावर ये कितनी आएगी राउंडिंग में, देखिए दिस विल बी Q²/12। ये भी आप देख चुके हो पहले। अब यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव टू एनालाइज फॉर B बिट्स, अगर मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स हैं B, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2⁵B। ये हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो Q या इसको Q2⁻⁻B लिख सकते हैं। तो ऐसा करने पर मेरे पास नॉइज पावर कितना आ जाएगा 2⁻²B/12। ये मेरा आ जाएगा। एंड द सेम इज द क्वांटाइजेशन नॉइज पावर फॉर ट्रंकेशन एज वेल। तो अगर आपसे ट्रंकेशन या राउंडिंग ऑफ में या राउंडिंग प्रोसीजर में क्वांटाइजेशन नॉइज पावर पूछता है, तो दिस इज द क्वांटाइजेशन नॉइज पावर फॉर राउंडिंग एंड ट्रंकेशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, राइट? इट्स वेरी क्लियर, इट्स प्रिटी क्लियर, प्रिटी सिंपल, इसमें कुछ भी ऐसा इशू नहीं है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, हम क्वांटाइज्ड सिग्नल को ऐसे लिखेंगे Q(x), ये क्या होगा ओरिजिनल सिग्नल प्लस एरर। यहां पर देखिए मैंने डिफरेंस का साइन लगा रखा है, ये डिफरेंस का साइन है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से कंफ्यूज नहीं होना है, ये केवल आपको समझाने के लिए है, ये समझाने के लिए कि क्वांटाइजेशन में एरर इंट्रोड्यूस हुआ है। वो एरर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है? बिकॉज ऑफ ट्रंकेशन एंड राउंडिंग ऑफ। यही वो कारण है जिसकी वजह से ये एरर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। अगर मेरे पास B बिट का सीक्वेंस है तो दिस विल बी द क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। फाइन, तो आप देख रहे हो कि क्वांटाइजेशन की वजह से जो नॉइज क्रिएट हो रही है उसकी वजह से राउंडिंग और ट्रंकेशन में कितना पावर, नॉइज पावर जनरेट हो रहा है। अब इसका इफेक्ट मैं कैसे एनालाइज करूं अपने फिल्टर डिजाइन में, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कि हम फिल्टर डिजाइन में कैसे ये अज्यूम करें या कैसे ये रिलेट करें कि इस क्वांटाइजेशन ने कितना एरर प्रोड्यूस किया है। देखिए बच्चों, जब हम कोफिशिएंट्स को क्वांटाइज कर देते हैं तब उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, दैट द क्वांटाइजेशन ऑफ कोफिशिएंट मे रिजल्ट इन द शिफ्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ध्यान से भी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। शिफ्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, मेरा कोफिशिएंट को क्वांटाइज करने से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शिफ्ट होने से क्या होता है? माई पोल्स माइट लाई आउटसाइड द यूनिट सर्कल। नाउ दिस इज अ कंस्ट्रेंट। देखिए, ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया वॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये हमने हर फिल्टर डिजाइन में इंश्योर किया है। अब देखो, हम क्वांटाइजेशन कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन कर कैसे कर रहे हैं? राउंडिंग से या ट्रंकेशन से। तो इससे हो क्या रहा है, एट टाइम्स अ सिचुएशन माइट अराइज जहां पर बिकॉज ऑफ क्वांटाइजेशन मेरे फिल्टर के जो कोफिशिएंट हैं वो अपनी वैल्यू चेंज कर दें, और वैल्यू चेंज करने पर अगर वो स्टेबिलिटी की कंडीशन को वॉयलेट कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है एरर का। अब देखो इसको समझोगे कैसे? देखो इसमें डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। जो चीज आप डेरिवेशन में कर रहे हो वही मैं आपको समझा देता हूं थ्रू अ क्वेश्चन, ठीक है? तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऐसा करता हूं मैं, डायरेक्ट फॉर्म 1 का एक फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन लेता हूं। चल,
एक आप कोई भी ट्रांसफर फंक्शन लेके इसको चेक कर सकते हो। मान लो मैंने ये ट्रांसफर फंक्शन लिया से 1 प्लस 0.35 z माइनस 1 प्लस 0.225 z माइनस 2, ये मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्वांटाइजेशन कर रहा हूं, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, जरा मैं अपना पहला कोफिशिएंट देखूं, 0.35 डेसिमल में है, ऑब्वियसली डेसिमल में, मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.35 का बाइनरी इक्विवेलेंट हुआ, मान लीजिए 0.0101100011 एंड सो ऑन, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक। अब मैंने आपसे कह दिया कि मुझे 4 बिट पर अप्रोक्सीमेशन करना है, मुझे 4 बिट पर अप्रोक्सीमेशन करना है, ठीक। अगर मैं 4 बिट पे बेटा अप्रोक्सीमेशन कर दूं डेसिमल के बाद 4 बिट पे, तो मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू, दिस विल बी सॉरी कंट्रोल Z, दिस विल बी माई कंसर्न्ड वैल्यू। ये कितनी है, 0, दिस इज 0.0101, इसको यहां से लीजिए, 4 बिट ले रहा हूं आफ्टर डेसिमल, ऐसे 0.0101, दिस विल बी माई वैल्यू, ठीक है ना। मैंने अप्रोक्सीमेशन कर दिया। अब जरा मैं इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखूं, तो जब मैं 0.0101 को कन्वर्ट करूंगा तो ये वैल्यू बेटा मेरा आ जाएगा 0.3125। तो आप देख रहे हो अप्रोक्सीमेशन से, मैंने जो ये 4 बिट का अप्रोक्सीमेशन किया, इसकी वजह से हुआ क्या, मेरा जो कोफिशिएंट 0.35 था वो अब 0.31 बन गया। आप देख रहे हो कोफिशिएंट का चेंज, ठीक। अच्छा, इसको दूसरे कोफिशिएंट को भी चेक करके देखते हैं। आप भी बाइनरी टू डेसिमल, अगर आप लेक्चर देख रहे हो पॉज करो, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर खोलो चार्ट गूगल से और इसको चेक करो। ये है आपका डेसिमल का, जब मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये आएगा लगभग 0.001110000, एक रिकर्सिव वैल्यू आएगी, ध्यान रखिएगा रिकर्सिव वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ये मेरा आ गया बाइनरी में। अब मुझे अप्रोक्सीमेट क्या करना है, 4 बिट तक आफ्टर डेसिमल। तो जब मैंने इसको अप्रोक्सीमेट किया तो ये आ गया 0.0011, फाइन, 0.0011। अब जब मैं इसे वापस कन्वर्ट कर रहा हूं फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, तो ये आ रहा है 0.1875। अब आप खुद देखो, जो आपका 0.225 था वो आपका 0.1875 आ गया। तो आप खुद ही चेक करो, अप्रोक्सीमेशन से मेरे फिल्टर कोफिशिएंट्स डिस्टर्ब हो गए। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन ना करता तो इस फिल्टर का this coefficient would have been 0.35, but now this coefficient is not 0.35, it has become 0.31। और ये तो फिर भी आपको पॉइंट में डिफरेंस समझ दिख रहा है, तो इट माइट बी अलाउएबल फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि ऐसा नहीं है, ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है ये समझिए। पहले यहां देख लो 0.225, 0.1875। देखो, हो सकता है हमारे इस ट्रंकेशन प्रोसेस में ये जो चेंज आया है ये इतना वेरिएबल आ जाए कि मेरा जो वैल्यू यूनिट सर्किल के अंदर लाई करनी थी वो मेरे यूनिट सर्किल के बाहर चली जाए। अगर मेरी वैल्यू यूनिट सर्किल के बाहर चली गई तो ऑब्वियसली मेरा स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया वॉयलेट हो गया, एंड दिस इज हाईली अनडिजायरेबल। At any cost I cannot compromise with the stability of my filter, ठीक है। तो आप देख रहे हो फाइनाइट वर्ड लेंथ इफेक्ट का बहुत मेजर इफेक्ट है, बहुत मेजर इफेक्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ द एरर एंड द डिस्टर्बेंस ऑफ द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द FIR filter that we are designing. Although we have started with the IIR filter and we have obviously used windowing techniques to truncate the signal up to a certain limit, and then what we are doing, we are approximating it by rounding and truncating. But during the course of this approximation, that is rounding and truncating, there might be a situation where my filter coefficients may violate the stability criteria. देखो, ये करके देखोगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि कोफिशिएंट क्वांटाइजेशन एरर है क्या। कोफिशिएंट क्वांटाइजेशन एरर वो एरर है जो आपके फिल्टर के कोफिशिएंट्स को चेंज कर सकती है। नाम यहीं से आया है, कोफिशिएंट क्वांटाइजेशन।
आपके फिल्टर के कोफिशिएंट्स को चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से आपका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया वॉयलेट हो सकता है। आई होप आपको अब ये लॉजिक समझ में आ रहा है, क्लियर है? अच्छा, इसी के साथ एक और इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लिमिट साइकिल। लिमिट साइकिल, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज दिस लिमिट साइकिल इफेक्ट या लिमिट साइकिल ऑसिलेशंस एंड व्हाट इज दिस डेड बैंड इफेक्ट, ठीक है। चलो लेट्स डिस्कस इट। चलिए बच्चों, लिमिट साइकिल ऑसिलेशन समझते हैं। सबसे पहले लिमिट साइकिल ऑसिलेशन का कॉज क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियर इफेक्ट्स। ये नॉन लीनियर इफेक्ट्स कहां से आते हैं? इन नॉन लीनियर इफेक्ट्स की वजह से लो लेवल पे ऑसिलेशन होता है एंड दीज इफेक्ट्स आर बिकॉज ऑफ राउंडिंग एंड ट्रंकेशन, ठीक। राउंडिंग एंड ट्रंकेशन इज द बेसिक कॉज। ये तो अभी कहानी है, अभी हम न्यूमेरिकल से इसको जस्टिफाई करके भी देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट ये है कि लिमिट साइकिल केवल उसी फिल्टर में होगा जो नॉन रिकर्सिव है। ये ध्यान, ये उसी फिल्टर में होगा जो रिकर्सिव है। दे डू नॉट अकर इन नॉन रिकर्सिव फिल्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। अब इसको समझने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने एक रिकर्सिव सिस्टम लिया। दिस इज द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द रिकर्सिव सिस्टम। हमने क्वांटाइजेशन किया, क्वांटाइजेशन के बाद दिस इज माई इक्वेशन। ऑब्वियसली दिस रिप्रेजेंट्स द क्वांटाइज्ड आउटपुट। मेरा क्वांटाइज्ड आउटपुट डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? बिकॉज 100% सम एरर विल बी इंट्रोड्यूस्ड, राइट। अच्छा, जो हमने कंस्ट्रेंट लिया है वो क्या है? हमारा सिस्टम का इनपुट है xn इज इक्वल टू 0.875 और a का वैल्यू हम मान लेते हैं -0.5। a का वैल्यू ये कुछ भी मान सकते हैं, मान कह सकते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया होगा, या जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं तो यू कैन अज्यूम एनी वैल्यू, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक। हर वैल्यू से आपका आंसर जस्टिफाई होगा। दिस इज इनपुट। इनपुट क्या है? जब आपका n 0 है तब इनपुट इज 0.875, बाकी n की सभी वैल्यूज के लिए ये 0 है। वी हैव गॉट अ फाइनाइट वर्ड लेंथ रजिस्टर, 4 बिट का। 4 बिट के रजिस्टर में जो 3 बिट होंगी ये आपके मैग्नीट्यूड के लिए होंगी और 1 बिट आपकी साइन के लिए होगी। ये भी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। 4 में से 3 बिट मैग्नीट्यूड के लिए है, 1 बिट आपके साइन के लिए है, ठीक। अब समझते हैं कि ये ऑसिलेशंस आ क्यों रहे हैं। इस ऑसिलेशन का मतलब ये होता है बेटा, अगर एक लेवल के बाद मैं इनपुट को 0 भी कर दूं तब भी मेरा आउटपुट कुछ फिक्स्ड लेवल्स के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। यही मुझे देखना है कि क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो भी रहा है। तो इसको समझने के लिए मैंने ये फिल्टर का डिफरेंस इक्वेशन लिया, मैंने इसको क्वांटाइज किया, एक इनपुट उस पर डाला और मैंने 4 बिट का फाइनाइट वर्ड लेंथ रजिस्टर फिक्स कर दिया। a का वैल्यू -0.5 है। अब इसको समझने के लिए एक चार्ट देखते हैं, ध्यान से देखिए। दिस इज द चार्ट दैट आई हैव टू कंसीडर। n की ये वैल्यूज हो सकती हैं। जब n की वैल्यू 0 है तब xn की वैल्यू इनपुट दी हुई है 0.875, ठीक। मैं इस चार्ट को फिल करूंगा और देखूंगा कि क्या आउटपुट फ्लक्चुएट या ऑसिलेट कर रहा है। अगर कर रहा है तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मेरे पास ये ऑसिलेटरी आउटपुट आ रहा है, ठीक। अच्छा, कॉजल सिस्टम है। n की वैल्यू 0 करने पर मेरे को यहाँ पे y-1 मिलेगा। y-1 मेरा 0 होगा। कॉजल सिस्टम है, उससे पहले कुछ आउटपुट नहीं, राइट। अब yn-1 0 है, इसको -0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें 0 ही मिलने वाला है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये है क्वांटाइज्ड लेवल, ठीक। अब यहां पर मैं 2 चार्ट बना रहा हूं। एक मैं बना रहा हूं डेसिमल के लिए, एक मैं डेसिमल के लिए, एक मैं बाइनरी के लिए। यहां पर भी मैं एक डेसिमल के लिए बना रहा हूं और एक बाइनरी के लिए बना रहा हूं। यहां पर मैंने एक डेसिमल के लिए बनाया, एक बाइनरी के लिए बनाया। तो दोनों ही केस में अगर डेसिमल में 0 है तो बाइनरी में भी 0 ही होगा। यहां पर भी मुझे 0 ही मिलना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वांटाइज भाई मैं 0 को ही तो क्वांटाइज कर रहा हूं, तो 0 को क्वांटाइज करूंगा तो 0 ही आएगा। आउटपुट क्या है? क्वांटाइज्ड वैल्यू दिस प्लस xn, और xn कितना था? 0.875, ठीक। तो ये जो वैल्यू मुझे मिली, ये मुझे मिली क्या? n इज इक्वल टू 0 के लिए, मतलब ये मेरा y ऑफ 0 था बेटा, ठीक। रिकर्सिव है, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं होगा। अच्छा, n की वैल्यू जब 0 के अलावा कुछ भी है तो हमेशा वैल्यू यहां पर 0 ही लेनी है। मुझे यहां पर चार्ट में दिया हुआ है,
जब n 0 के अलावा कुछ भी है तो मेरी वैल्यू 0 ही होनी है, तो मैंने 0 कर ली। अब जरा yn माइनस 1 रखते हैं, ठीक। n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक। y0 मैंने यहां पे निकाला हुआ है तो मैंने इसको कर दिया 0.875, ठीक। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 0.875 को मुझे मल्टीप्लाई करना है माइनस 0.5 से, ध्यान रखिएगा माइनस 0.5 से, तो मेरा आंसर आएगा माइनस 0.4375। ये मेरा डेसिमल में आएगा, 2-3 वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो, ये मेरा डेसिमल में आएगा। अब मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ध्यान से देखेंगे, मैं 0.4375 जब मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी बच्चों 0.0111, ठीक। लेकिन यहां पर माइनस साइन है, आप ध्यान से देखो, मेरे को 4 बिट यूज करनी थी, 3 यूज करनी थी मैग्नीट्यूड के लिए, 1 साइन के लिए। तो जब नेगेटिव होगा तो मुझे यहां पर 1 लगाना है, कुछ बुक्स कहते हैं कि 1 ऐड करना है, आप समझो जब नेगेटिव होगा तो मेरे को 1 लगाना है। क्लियर है, फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे इसे क्वांटाइज करना है। कहां पे क्वांटाइज करना है, 3 लेवल तक क्वांटाइज करना है। अगर मुझे इसे 3 लेवल तक क्वांटाइज करना है डेसिमल के बाद, तो मुझे क्वांटाइज यहां पे करना पड़ेगा। जब इसको भी ऐसे कन्वर्ट कर लो, जब मुझे इसको 0.011 पे मुझे इसको क्वांटाइज करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साइन का मैंने 1 एज इट इज लगा दिया, साइन वाला 1 मैं एज इट इज ले आया। अब मुझे 0.011 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.011 आप डेसिमल से बाइनरी वाला गूगल करके चार्ट चेक कर सकते हो। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को मिलेगा 0.375, ठीक। लेकिन यहां 1 लगा है, जो पहली बिट है वो साइन वाली है, 1 इज फॉर नेगेटिव, तो मैं ये कहां लगा दूंगा, नेगेटिव 0.375, ओके। अब yn क्या आ जाएगा, q प्लस xn, बट xn तो 0 है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 0.375। क्लियर है, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया y ऑफ 1, राइट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जब मैं 2 रखूंगा तो यहां y1 आ जाएगा, y1 आ जाएगा तो मैं 0.375 कर दूंगा। जब मैं 0.0, अब सेम कन्वर्जन आपको करना है, मैं वैल्यू लिख रहा हूं, आप चार्ट वेरीफाई कर लो, 0.187, ये आएगा 0.0011, मुझे फिर 3 पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब की बार देखो, अब की बार यहां पर आपको 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव साइन 0 बना के देगा, तो यहां पर पॉजिटिव साइन है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। राउंडिंग ऑफ मुझे फिर से 3 पे करनी है, 001 पे करनी है, तो यहां पर आ जाएगा दिस विल बी 0.001। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी 0.125 एंड दिस अगेन विल बी 0.125, ठीक। ये आपका y2 आ जाएगा। ऐसे ही आप y3 निकालोगे, मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, आप एक चेक करके देख लेना, 0.125 माइनस, मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है, 0.0625, 1.0001, मुझे 3 तक राउंड ऑफ करना है, तो 1.001, मैं उसको स्किप नहीं कर सकता, मेरे को 1 ऐड करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे, फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस 0.125। अब आगे की वैल्यूज आप पुट करोगे तो आप यू विल ऑब्जर्व कि yn आपका प्लस 0.5 आ रहा है, फिर माइनस 0.5 आ रहा है, फिर प्लस 0.125 आ रहा है, फिर माइनस 0.125 आ रहा है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट, इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू आप देख रहे हो कि आपका yn जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। अगर आप इसको प्लॉट करना चाहो, अगर मैं आपसे बोलूं कि yn को प्लॉट करिए, ये n है, ये yn है, राइट, दिस इज योर yn, इनफैक्ट दिस इज दी क्वांटाइज्ड yn। इसको मैं यहां पर क्वांटाइज्ड yn कर लूं तो n की वैल्यू 012, 0 पे कितना है, 0 पे इट इज 0.875,
0 पे इट इज, मान लीजिए इसको मैंने बोल दिया 0.875, 1 पे इट इज -0.375। अब इसके बाद क्या है 2, 3, 4, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आगे यू विल ऑब्जर्व, जैसे आप 2 पे देख रहे हो तो इट इज काइंड ऑफ दिस, 3 पे दिस इज, 4 पे अगेन, 5 पे अगेन एंड सो ऑन। तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज दैट योर आउटपुट इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन ±0.125। तो आपने क्या देखा लिमिट साइकिल ऑसिलेशन में, अब आप n को कुछ भी करो, आप n को 0 भी कर दो भाई, आप n को कुछ भी कर लो इस लेवल के बाद, n की कोई भी वैल्यू रखो, क्या n पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, आपका आउटपुट वो ±0.125 के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रहा है। और यही मेरी लिमिट साइकिल की डेफिनेशन भी कह रही है, समझ रहे हो आप? यही मेरी लिमिट साइकिल की डेफिनेशन भी कह रही है, ठीक है, कि ये फ्लक्चुएट करेगा दो फिक्स्ड वैल्यूज के बीच में। अब यहीं पर ये जो बैंड है, दिस इज कॉल्ड डेड बैंड। ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, अगर आप yn का फ्लक्चुएशन देखो तो ये -0.125 से +0.125 के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा। तो ये जो लिमिट डिसाइड होती है, दिस लिमिट इज कॉल्ड योर डेड बैंड। ये ध्यान रखेंगे, फाइन, दिस लिमिट इज कॉल्ड योर डेड बैंड। वैसे न्यूमेरिकल में डेड बैंड का सीधा फॉर्मूला, अगर आपको डेड बैंड निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला 1/2 2 to the power माइनस, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी आप यू कैन राइट इट, ठीक। ऐसे आप डेड बैंड की लिमिट डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, बट इट वुड बी बेटर अगर आप इसको वेरीफाई करके चेक करो। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपका ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इसको नोट करिए, मेरे को आंसर वेरीफाई करके, अगर आप वेरीफाई करके व्हाट्सएप कर दोगे, आप खुद भी सॉल्व कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन है कि आपका xn दिया हुआ है, xn इज योर 0.75 फॉर एवरी n इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 अदरवाइज। आपको यही लिमिट साइकिल और डेड बैंड फाइंड करना है। 5 बिट पर क्वांटाइज करना है। अगर 5 बिट पर क्वांटाइज करना है तो 4 मैग्नीट्यूड की, 1 साइन की, ठीक। और डिफरेंस इक्वेशन आपको दी हुई है 0.95 yn-1 प्लस xn। दिस इज द क्वेश्चन। इस पर आपको ये लिमिट साइकिल ऑसिलेशन भी चेक करना है और आपको डेड बैंड भी वेरीफाई करना है, ठीक है, लिमिट निकालनी है। With this we come to the end of the third unit. I hope आपको समझ में आया होगा। I have tried to cover the entire part. आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंस नहीं रख रहा है न्यूमेरिकल पार्ट। In all possibility you will be getting a theoretical question. वैसे न्यूमेरिकल आएगा भी तो यही जो न्यूमेरिकल मैंने अभी आपको लिखा है सालीवाहनन में, यही न्यूमेरिकल है। तो हो सकता है आपके क्लासेस में भी यही कराया गया हो। तो अगर आप ये सॉल्व कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने डेलिबरेटली ऐसा न्यूमेरिकल सेलेक्ट किया है जो सालीवाहनन का नहीं है, ताकि आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाए। फाइन, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। लाइक आई ऑलवेज से, लाइक द लेक्चर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द लेक्चर। आप देख रहे हो बट लाइक नहीं कर रहे हो, फाइन। एंड वन मोर थिंग, लेक्चर के कमेंट में मुझे बताइए कि आई शुड स्टार्ट विद यूनिट 4 और 5, क्योंकि बहुत से बच्चे दे आर मैसेजिंग कि सर यूनिट 5 पहले स्टार्ट कर दीजिए। ऑल्दो यूनिट 4 इज ईजी, बट आपके सेमेस्टर एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रखती है और रिलेटिवली बाकी सभी यूनिट से इजी भी है, ठीक है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करूं वो यूनिट 4 का स्टार्ट करूं या यूनिट 5 का। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।